मगर मैं तो घर से फावड़ा लाया ही नहीं। अब इसे खोदेंगे कैसे और कैसे उस पत्थर को बाहर निकालेंगे? हाँ हाँ हाँ, जैसे आप अपनी फावड़ा लेकर आते तो इस विशाल पेड़ को खोद कर ही गिरा देते। बड़े आए, बीज बोने तक के लिए मेरी मदद लेते हो और चले हैं पेड़ गिराने। अरे चुप कर, हर वक्त मेरी बेइज्जती करता रहता है। ढोलकपुर गांव में मंगलू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास उसका एक खास साथी गधा था, जिसे वो प्यार से टप्पू कहता था। टप्पू जितना मेहनती और समझदार था, उतना ही शरारती भी। मौका मिलते ही वो मंगलू की टांग खींचने से बाज नहीं आता, जिससे दोनों की जोड़ी और भी दिलचस्प बन जाती थी। एक दिन, अरे क्यों रे टप्पू के बच्चे, तुझसे कहा था ना कि जब तक मैं एक नींद लूं तो ये सारा का सारा सामान ढोकर घर को पहुंचा देना। ये क्या है, सब कुछ ज्यों का त्यों यूं ही खेतों में पड़ा हुआ है। क्यों रे? घर को पहुंचा देना। और आपने ये जो कहा था कि जरा पड़ोसी के खेत में नजर भी रखना। बड़े दिनों से उसका मालिक लखन खेतों में नजर नहीं आया, आजकल पता नहीं कहाँ गुम है। अब ये बताओ, मैं सारा सामान अगर ढोने चला जाता घर को, तो लखन के खेत पे नजर कैसे रखता हैं? अरे वाह 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 वाह, बड़ा चौकीदार बन गया है। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया था। और क्या अब तू सारा काम धंधा छोड़कर लखन के खेतों को ताकेगा क्या? हैं? मुझे पता है ये सब कुछ तेरी चाल है। तू बातों को पकड़कर बस मुझे बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं, गधा कहीं का। अरे अंडरस्टैंडिंग मिस हो गई है, मतलब कि स्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मालिक। खैर ये सब छोड़ना। देखो, फसल तो कहीं भागे थोड़े न जा रही है, कुछ काम कल के लिए भी छोड़ दो। चलो अब घर चलते हैं, अब तो शाम भी ढल चुकी है, हैं? टप्पू बात को घुमा देता है और फिर दोनों घर जाते हैं। मंगलू का टप्पू के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। घर पहुंचकर मंगलू टप्पू को खाने के लिए गाजर डाल देता है और खुद भी खा पी कर सोने चला जाता है। अरे ये मालिक दिन में भी इतना सोए हैं और अब फिर से सोने चले गए। न जाने इन्हें इतनी नींद आती कहां से है। और एक मैं हूं, मुझे तो आज नींद ही नहीं आ रही है। आजा निंदिया आजा, आजा निंदिया आजा, रे आ भी जा। हाँ। टप्पू खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसका ध्यान गांव से बाहर आसमान में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ती है। हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तारा टूटकर हमारे ही गांव में गिरा हो। टप्पू देखता है कि वो चमकीली चीज सचमुच में नीचे आकर कहीं गिर जाती है। टप्पू ये देखकर एकदम से खड़ा हो जाता है। हो, आखिर वो चीज थी क्या? और मुझे लगता है कि वो आसपास ही कहीं गिरी है। अब तो मैं उसे देखने को बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ। ये सोचकर टप्पू उस चीज की तलाश में निकल जाता है। चलते चलते वो एक खाली मैदान के पास पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे वो चीज नजर आ जाती है। हे ससुरा, ये क्या? ये तो कोई उड़न तस्तरी मालूम होती है। मैंने इसके बारे में तो बहुत कहानियां सुन रखी हैं। हाँ, अगर ये यहाँ आकर गिरी है तो जरूर आसपास कोई एलियन भी होगा। अरे बाप रे, मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, कहीं वो एलियन मुझे पकड़ ना ले। टप्पू भांप गया कि आसपास एलियन हो सकता है, इसलिए वो वापस जाने लगा। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आई। उसने पलटकर देखा कि उड़न तश्तरी से एक एलियन बाहर आया और टप्पू की तरफ बढ़ने लगा। अरे बाप रे, एलियन! अरे देखो, वहीं रुक जाओ। अरे मेरे पास मत आना। अरे एक दुलत्ती मारूंगा तो फिर से अपनी तस्तरी में जाके गिरेगा। टप्पू बड़बड़ाता रहा, लेकिन एलियन उसके पास आता रहा। ओए। नजदीक आते ही एलियन ने उसकी पूंछ पकड़ ली। ओए, हट। अरे मैंने कहा हट जा। अरे वरना अच्छा नहीं होगा। हट, अरे हट ना, हट। नमस्ते, मेरा नाम जीपू है और मैं दूसरी दुनिया का इंसान हूँ। मेरी स्पेसशिप खराब होने से यहाँ पृथ्वी पर आ गया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? ऐ ससुरा, ये क्या बोल रहा है बे? तुम हमारी भाषा में नमस्ते भी कर लेते हो क्या? तुम तो काफी समझदार मालूम पड़ते हो। हाँ,
और मैं जिसे भी छूता हूँ उससे उसकी भाषा में बात कर सकता हूँ। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया दोस्त। अरे हाँ, मेरा नाम टप्पू है और मैं एक गधा हूँ और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। ओह, तो तुम इंसान नहीं हो। मुझे लगा कि तुम एक इंसान हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ और मैं इतना ढेचू ढेचू नहीं करता हूँ जो मेरी नकल करने के चक्कर में किए जा रहे हो। मेरे मालिक एक इंसान है। हालांकि इंसान बनकर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, उनसे ज्यादा बुद्धि तो मुझ में है। चीपू टप्पू की ये बात सुनकर हंसने लगता है। ऐसे ही दोनों में और बातचीत होती है और दोस्ती भी हो जाती है। टप्पू जीपू को आसपास का इलाका घुमाता है। वैसे ये तो काफी ग्रामीण इलाका लग रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, सब कुछ बहुत आधुनिक है। ओह, ऐसी बात है क्या? टप्पू को विचार आता है कि जीपू की टांग खिंचाई करनी चाहिए, इसलिए वो पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है, क्या बात कर रहे हो दोस्त? देखो हम कितने आधुनिक हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो जो सामने पेड़ लगा है ना, उस पर देखो कितना ढेर सारा पिज्जा उगा हुआ है। हाँ। हैं? पिज्जा पेड़ पर कहाँ उगता है? वो तो बनाया जाता है ना। वही तो बात है ना, तुम लोग पिछड़े हुए समय में रह रहे हो, इसीलिए तुम्हारे यहाँ अभी तक पिज्जा बनाया जाता है। मगर हम देखो सही मायने में आधुनिक हैं, इसीलिए हम पेड़ पर उगे हुए पिज्जा खाते हैं। इससे काम और आसान हो जाता है। सच में? अरे वाह 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 वाह, तुम तो काफी आधुनिक लोग हो। तो क्या मैं वो पिज्जा चख सकता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो पिज्जा ठीक से पका नहीं है। जब पक जाएगा तब चखना। चीपू हाँ में मुंडी हिलाता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर एक पोखर मिलता है। बीती रात बरसात हुई थी और इसीलिए उसमें पानी जमा हो गया था। टप्पू को फिर से शरारत सूझती है। अब ये देखो, यहाँ पर शरबत रखा हुआ है। अरे हम इतने आधुनिक हैं कि आने वाले राहगीरों के लिए रास्ते में ही शरबत का इंतजाम करके रखते हैं, और तुम हमको कहते हो कि हम ग्रामीण हैं। अब बोलो। इस बार टप्पू की बात सुनकर जीपू झट से पोखर की पानी पी लेता है। ये क्या था? कैसा गंदा पानी था ये? हैं? तुम ये क्या क्या पिला दिया मुझे? छी! कितने बेवकूफ हो तुम। ओ, तो तुमने मुझे बुद्धू बनाया। जाओ, मुझसे बात मत करना। अरे अरे अरे, माफ करना, ये तो बस थोड़ा सा हंसी मजाक था। अच्छा, अब कुछ नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। हाँ ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। अभी तक मुंह से स्वाद गया नहीं। अच्छा ठीक है, सुनो, सवेरा होने वाला है, तुम ऐसे खुलेआम नहीं भटक सकते, तुम्हें अब छिपाना होगा। किसी गांव वाले ने तुम्हें देख लिया ना, तो सारे गांव में हल्ला हो जाएगा। क्या? मगर मैं कहाँ जाएगा? एक काम करो, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें मेरे घर में छुपा दूंगा। टप्पू जीपू को अपने साथ ले जाता है और घर के पीछे बने भंडार घर में छिपा देता है। कुछ भी हो जाए, यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। सवेरा होने को आया था और इसीलिए टप्पू जीपू से विदा लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ मंगलू उसका इंतजार कर ही रहा था। क्या बात है, आज सवेरे सवेरे कहाँ से सैर सपाटा करके आ रहा है तू? ओहो, कुछ नहीं मालिक, बस ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पर निकला हुआ था। क्या अनाप शनाप अंग्रेजी में बकता रहता है, पता नहीं कहाँ से सीख लिया है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मॉर्निंग वॉक है? अरे मतलब मालिक, मैं टहलने गया हुआ था, टहलने। ओ, तू और टहलने? अबे आलसी गधे, तू कब से टहलने लगा? बस मालिक, आ जैसे। मंगलू को टप्पू का व्यवहार कुछ अजीब लगता है।
मगर काम के लिए उसे देर हो रही थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हाँ हाँ, चल चल, ठीक है ठीक है ठीक है, चल काम पे लग जा। मंगलू आज तो टप्पू पर इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही रात होती है टप्पू फिर से चोरी छिपे भंडार घर में जाता है और जीपू को आवाज लगाता है। अरे ओ जीपू, कहाँ हो? बाहर आओ, देखो मैं आ गया। हाँ, मैं यहाँ हूँ टप्पू। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए गाजर लाया हूँ। तुमने कुछ खाया ही नहीं होगा, है ना? लो इसे खा लो, ये ताजा मीठी गाजर तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। जीपू बहुत चाव से टप्पू की लाई हुई गाजर खाता है। जब जीपू का पेट भर जाता है तो टप्पू उससे कहता है, अब बताओ आगे क्या करना है जीपू? तुम वापस अपनी दुनिया में कैसे जाओगे? टप्पू, मेरी स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उसे ठीक करने में कुछ दिन लग जाएगा, तब तक मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। अरे नहीं, ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि तुम उसे सिर्फ रात के अंधेरे में ही ठीक कर सकते हो। दिन में अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना, तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे? फिलहाल तो मैंने अपने कुछ गधे मित्रों के साथ मिलकर तुम्हारी तस्तरी को पत्तों से ढक दिया है। चलो चलकर उसे ठीक करना शुरू करो। टप्पू जीपू को अपने साथ लेकर जाता है और जीपू अपनी स्पेसशिप ठीक करने का काम शुरू कर देता है। टप्पू, मुझे लग रहा है कि अब मेरी उड़न तश्तरी कभी ठीक नहीं होगी। इसके लिए एनीमियम टीएमसी चाहिए होगा। क्या? अब ये एनीमियम क्या बोल रहे हो? ये क्या होता क्या है भला ये? ओहो, माफ करना, मैं अपने गृह भाषा में बोल गया। दरअसल ये एक प्रकार का नीला पत्थर होता है जो कि बहुत घने जंगलों में मिलता है। उसी की मदद से मैं अपनी उड़न तश्तरी की बैटरी को चार्ज कर पाऊंगा। अरे नहीं यार, यहाँ तो बस एक ही जंगल है जिसमें बहुत खतरनाक जंगली जानवर हैं। अब हम वहाँ कैसे जाएंगे? अगर वहाँ गए तो बच के आना नामुमकिन है। ओह, ऐसी बात है क्या? जीपू टप्पू की बात सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन टप्पू उसे विश्वास दिलाता है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। फिर दोनों वापस घर की ओर जाते हैं। रास्ते में सूखी तालाब को देख के जीपू कहता है, वैसे ये तालाब कब से ऐसे सूखे पड़े हैं? ओह, ये तालाब पता नहीं, बरसों बीत गए होंगे। कभी इतनी अच्छी बारिश हुई ही नहीं कि वो भर जाएं। बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ उसमें वैसे खूब नहाता था, और गांव वाले भी उसके सूखने के बाद से बहुत परेशान रहने लगे हैं। उन बेचारों को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। चलते चलते थोड़ी ही देर में घर आ जाता है और जीपू फिर से भंडार घर में छिप जाता है। उधर मंगलू आज भी जल्दी उठ गया था। वो टप्पू को कहीं से आता देखकर हैरान होता है। अरे, ये आज फिर से कहीं से घूम के आ रहा है इस ससुरा। कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ कर रहा है मेरा गधा। इस पर नजर रखनी ही होगी। सारा दिन बीत जाता है और टप्पू कुछ बेचैन सा था। वो मंगलू से ज्यादा बहसबाजी भी नहीं कर रहा था। रात होती है और जब मंगलू रसोई में जाता है तो उसकी ध्यान गाजर पर पड़ती है। ये क्या, इतनी कम गाजर कैसे बची? टप्पू इतनी गाजर अकेले तो नहीं खा सकता। हाँ, कुछ तो बात है। आजकल इसकी हरकतें भी अजीब सी हैं। मुझे टप्पू पर नजर रखनी होगी। तभी मंगलू को टप्पू के आने की आहट सुनाई देती है। मंगलू जल्दी से छिप जाता है और टप्पू को देखने लगता है। टप्पू रसोई में आकर थोड़ी गाजर उठाकर बाहर चला जाता है। हाँ, ये टप्पू आखिरकार किसके लिए गाजर ले जा रहा है? आखिर कौन है वो? मंगलू का शक अब यकीन में बदल गया कि टप्पू किसी से छिप छिप कर मिलता है। बस अगली ही रात को मंगलू ने सोने का नाटक किया और जैसे ही टप्पू उठकर भंडार घर में जाता है, पीछे से मंगलू भी पहुंच जाता है। टप्पू को एक एलियन से बातें करते देख मंगलू के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे राम 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 राम, ये क्या है? ये कितना खतरनाक मालूम होता है। गांव वालों को इसकी खबर करनी होगी, वरना मैं तो खतरे में पड़ जाऊंगा। मंगलू जल्दी से गांव वालों को खबर करने के लिए भागता है। तभी जीपू उसे देख लेता है। अरे वो देखो, वो उस आदमी ने हमें बात करते हुए देख लिया और वो भागते हुए बाहर गया है। अरे नहीं, वो तो मेरा मालिक है। अब क्या होगा? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई।
फिक्र मत करो, आने दो सबको, मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। थोड़े ही देर में मंगलू उधर से कुछ गांव वालों को लेकर आता है। क्यों रे, कहाँ है तेरा वो दोस्त जिसे तू गाजर खिला रहा था? हैं? कहाँ है वो? क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? कौन सा दोस्त? टप्पू की बात सुनकर मंगलू को बड़ा गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कहता उससे पहले ही एक गांव का आदमी बोलता है। अरे मुझे तो इस मंगलू पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। लगता है कि इसने जरूर कोई बड़ा नशा कर लिया है और अब आधी रात को हम सबकी नींद खराब कर रहा है। अरे 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 बकवास बंद कर, तब से एक ही बात कर रहा है। मैंने कहा ना कि यहाँ कोई है, मैंने खुद उसे देखा है। हाँ, और अब गायब हो गया। देखो भाई, कहीं हम भी गायब ना हो जाए। क्यों? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको अभी दिखाता हूँ। मंगलू सारे भंडार घर में एलियन को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। हार कर वो बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। चलो भैया चलो, हो गया तेरा नाटक खत्म, तो अब हम चलें। अगर वो दोबारा मिले ना तो उसे रोक के रखना, हम सुबह आकर उससे मिल लेंगे। चलो भैया, चलो चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलो। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और कोई भी मंगलू की बात पर यकीन नहीं करता है। तभी मंगलू का ध्यान ऊपर की ओर जाता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। छत पर जीपू चिपका हुआ था। ये देखकर तो मंगलू डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। देखा मेरा कमाल, मेरे दोस्त टप्पू। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। तुम्हारे उस नीले पत्थर को आज रात में ही ढूंढना पड़ेगा, चाहे जितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। तुम सही कह रहे हो, अब मुझे वापस जाना ही होगा, वरना तो अब गांव वाले मुझे देख लेंगे ना तो खतरा हो जाएगा सबके लिए। हाँ हाँ जरूर जरूर, लेकिन अभी यहाँ से चलो, इससे पहले कि मालिक को होश आ जाए। टप्पू और जीपू दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं जहाँ पर जीपू की स्पेसशिप थी। वहाँ पहुँचते ही वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि मंगलू भी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गया था। मालिक, आप यहाँ? हाँ, मैंने बेहोश होने का नाटक किया तो कि मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर सकूं। बड़े आए थे मुझे उल्लू बनाने वाले। देखा, मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया ना। मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। ये जीपू है और ये दूसरी दुनिया से आया है। इसे हमारी मदद की जरूरत है मालिक, और ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि ये तो मेरा दोस्त है। लेकिन जब ये दूसरी दुनिया का है तो यहाँ क्या करने आया है इस दुनिया में, हैं? टप्पू मंगलू को जीपू की सारी कहानी सुनाता है। मंगलू को समझ आता है कि जीपू तो खुद दूसरे अनजान ग्रह पर फंसा हुआ है। जीपू मंगलू का हाथ पकड़ता है और वो इंसानों की भाषा एक पल में सीख जाता है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो हमारे मेहमान थे और मैंने तुम्हें डरा दिया। माफ करना दोस्त। कोई बात नहीं, आपका डरना भी लाजमी था। लेकिन अब उस नीले पत्थर का क्या करेंगे? मैंने सुना है कि उस जंगल में बहुत खूंखार जानवर रहते हैं। हम उनके बीच से पत्थर कैसे लाएंगे? क्यों ना हम जंगल में आग लगा दें, जिससे कि सारे जंगली जानवर डर के भाग जाएंगे और हम पत्थर ले आएंगे। वाह 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 वाह, क्या एकदम गधे जैसी बात की है। इससे तो कितने जानवर जल के मर जाएंगे, ये नहीं सोचा? हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा करना ठीक नहीं होगा टप्पू, मगर तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मैं इंफ्रारेड लेजर से आर्टिफिशियल आग लगा सकता हूँ, जिससे जंगल और वहाँ के जानवरों को कोई खतरा भी नहीं होगा, और आग के डर से जंगल का वो हिस्सा भी खाली हो जाएगा जहाँ हमें पत्थर मिलेगा। अरे वाह वाह वाह, अब तुमने की अकल वाली बात। अगर तुम ऐसा कर सकते हो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर क्या था, मंगलू, जीपू और टप्पू तीनों जंगल में चल पड़े नीले पत्थर की तलाश में। जीपू जंगल में आर्टिफिशियल आग लगा देता है, जिससे सारे जानवर डर से जंगल के दूसरे हिस्से में भाग जाते हैं। जीपू को कुछ सिग्नल की मदद से पता चलता है कि नीला पत्थर जंगल के सबसे पुराने पेड़ की जड़ में दबा हुआ है। टप्पू, ये रहा वो पेड़ जिसकी जड़ में नीला पत्थर मौजूद है। मगर मैं तो घर से फावड़ा लाया ही नहीं।
अब इसे खोदेंगे कैसे और कैसे उस पत्थर को बाहर निकालेंगे? हाँ हाँ हाँ, जैसे आप अपनी फावड़ा लेकर आते तो इस विशाल पेड़ को खोद कर ही गिरा देते। बड़े आए, बीज बोने तक के लिए मेरी मदद लेते हो और चले हैं पेड़ गिराने। अरे चुप कर, हर वक्त मेरी बेइज्जती करता रहता है। तो खुद किसी काम का है क्या? है तू ही निकाल देना पत्थर को, बड़ा आया समझदार कहीं कर। नहीं नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रुको। फिर जीपू अपनी जादुई शक्तियों से पेड़ को धीरे धीरे हवा में उठाने लगता है। पेड़ को हवा में उठते ही उसके नीचे एक चमकदार नीला पत्थर नजर आता है। मंगलू तुरंत भागकर उसे उठा लेता है। फिर जीपू पेड़ को वापस जमीन से जोड़ देता है। अरे वाह, बाप रे, कितना शानदार पत्थर है ये। अब मेरी उड़न तश्तरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो जल्दी से चलते हैं यहाँ से। जीपू जंगल की आर्टिफिशियल आग को बुझा देता है और तीनों फिर से स्पेस शिप के पास जा पहुंचते हैं। जीपू भी जल्दी से अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है और उसकी स्पेस शिप एकदम ठीक हो जाती है। हाँ, अब फिक्र की कोई बात नहीं है टप्पू, अब मेरी स्पेसशिप बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ जीपू, अब तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। अब जब मैं यहाँ से मेहमान बनकर वापस जा रहा हूँ तो भला खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? इसीलिए मेरी तरफ से ये एक तोहफा सभी गांव वालों के लिए। अरे वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम्ही ने कहा था ना कि ये तालाब बहुत वक्त से सूखा पड़ा है। लो, मैंने इसे भर दिया। अब गांव वालों को पानी की समस्या नहीं होगी। तुम तो सचमुच में बहुत अच्छे हो। तुमने तो हम सब पर बड़ी मेहरबानी की है। भला मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था। एक बार फिर से मुझे माफ करना जीपू। हाँ जीपू, गांव वाले बहुत खुश होंगे। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जीपू। अब मैं यहाँ रोज नहाने आऊंगा। हाँ। सिर्फ गांव वालों के लिए ही नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। अच्छा, क्या सच में? और क्या है वो? ये लो टप्पू, ये एक ऐसा गैजेट है जिसे गले में पहनने के बाद तुम किसी भी पक्षी या जानवर की भाषा बोल सकोगे। इससे तुम कई नए दोस्त बना सकोगे। अरे नहीं, अब तो ये गधा मुझे और भी ज्यादा परेशान करेगा। अब ये तरह तरह की भाषाएं बोलेगा और मेरा सर खाएगा। दोस्त, मुझे बहुत खुशी है कि मैं रास्ता भटककर यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे तुम जैसा दोस्त कभी नहीं मिल पाता। मुझे तुम्हारी सच में बहुत याद आएगी मेरे दोस्त। मुझे भी जीपू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुमसे फिर से मिल सकूं और तुम्हें सचमुच में ठंडा शरबत और पिज्जा खिलाऊं। लेकिन इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला टप्पू। जीपू अपनी स्पेस शिप में बैठकर टप्पू और मंगलू से विदा लेता है और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाता है। रामपुर एक हरा भरा और खुशहाल गांव था। वहां गणेश अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ हंसी खुशी रहता था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय एक कमी के, और वो था उनका संतान ना होना। एक दिन, अरे सुमित्रा, आज 7 बजने को आए हैं और अभी तक तुम मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं हुई हो। आज मन नहीं है, आप ही चले जाइए ना। अरे, तुम्हारा मंदिर जाने का मन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बिना मंदिर गए एक दिन भी नहीं रह सकती। और ये क्या पागलपन है? इस बेजान पत्थर को गोद में लेने से क्या ये हमारा बच्चा बन जाएगा? तो और क्या करूं? हर दिन उस निष्ठुर ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रही हूँ, ये जानते हुए कि वह कभी नहीं पिघलेगा। अब शायद ये पत्थर ही पिघल जाए। ऐसी निराशापूर्ण बातें मत करो ना सुमित्रा। हमने आज तक इतने प्रयत्न किए हैं और आगे और भी करेंगे। जब तक वो हमारी सुनेगा नहीं तब तक करते रहेंगे। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। अरे, संतान के लिए हमने कितने ही मंदिरों में पूजा की,
साधुओं से आशीर्वाद लिया और अनगिनत प्रार्थनाएं की, लेकिन न जाने ईश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं। अब तो मुझसे और सब्र नहीं होता। गणेश सुमित्रा की बेचैनी को भली भांति समझ सकता था, लेकिन उसके पास विश्वास बनाए रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने सुमित्रा को सांत्वना दी और दोनों मंदिर गए। हे प्रभु, अब और इंतजार मत करवाओ, हमें भी एक संतान का सुख दे दो, हमारी प्रार्थना सुन लो प्रभु। प्रभु, तुम तो दयालु हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, हमारी भी सुन लो ना प्रभु। प्रार्थना के बाद दोनों पति पत्नी उम्मीद के सहारे घर लौट आते हैं, पर जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर एक अनजाने साधु को खड़ा देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे बाबा, आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। बेटा, मैं एक साधु हूँ और दुनिया भर में यूं ही भटकता फिरता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारी पत्नी के हाथ से कुछ भिक्षा मिल जाता तो मैं आगे चलता। जी बिल्कुल बाबा, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुमित्रा अंदर जाती है और एक बर्तन में आटा भरकर लाती है। ये लीजिए बाबा, कृपया इसे स्वीकार करें। साधु ने भिक्षा ली और सुमित्रा की तरफ एक टोकरी बढ़ाई। ये क्या है? ये कैसी टोकरी है बाबा? तुम्हारे दान से मैं तृप्त हो गया पुत्री। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है, इसे अपने पास रखो। सुमित्रा और गणेश टोकरी को ध्यान से लेते हैं और टोकरी पर ढका हुआ कपड़ा हटाते हैं। वे देखते हैं कि टोकरी में एक बड़ा सुनहरा अंडा रखा हुआ है। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं। ये किस जीव का अंडा है बाबा? ऐसा अंडा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। ये एक रहस्यमयी अंडा है और इसे मेरा वरदान समझो। इससे जीव निकलने तक इसे सुरक्षित रखो। इसे कभी तोड़ने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। बाकी बातें तुम्हें समय समझा देगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। गणेश और सुमित्रा को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये एक ही पल में क्या और कैसे हो गया। उन्होंने फिर भी अंडे की टोकरी को संभालकर अंदर रख दिया। आपको क्या लगता है जी, ये अंडा किस जीव का हो सकता है? देखने में कितना चमकीला और सुनहरा है ना? क्या मालूम सुमित्रा, अपने इतने लंबे जीवन में मैंने कभी भी ऐसा अंडा नहीं देखा है। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये आखिर किस जीव का अंडा है। फिर क्या था, राजू और सुमित्रा उस अंडे को एक सुरक्षित जगह रखते हैं और उसकी देखभाल शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों बाद अंडा बड़ा हो जाता है और एक दिन उसमें अचानक से हलचल शुरू होती है। अरे ये क्या? ये अंडा तो हिल रहा है, लगता है इसमें से कुछ बाहर आने वाला है। अरे अरे सुनिए जी, जल्दी आइए ना, देखिए अंडे में हलचल हो रही है, जल्दी आइए। सुमित्रा की बात सुनकर गणेश भागा भागा आता है और अंडे को देखता है। देखते ही देखते अंडा 2 टुकड़ों में टूट जाता है और उससे एक सुंदर सा बच्चा निकलता है। बच्चे को देख सुमित्रा तुरंत उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। ये कैसे हो गया? ईश्वर ने हमारी सुन ली। अरे उन्होंने हमें इतना प्यारा बच्चा दे दिया। देखो ना कितना प्यारा है। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर के दूत थे। बहुत प्यारा बच्चा है हमारा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सुमित्रा कि मैं आखिर क्या कहूँ। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो, ये मेरा बच्चा है और मैं हमेशा इसे सीने से लगाकर रखूंगी। इतना कहकर सुमित्रा उसे अपने कमरे में ले जाती है। वो बच्चा बिल्कुल सामान्य मानव बच्चे जैसा दिख रहा था, परंतु उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसी चमक पर गणेश विचार कर रहा था। अगले दिन अंडे से जन्मे इस पुत्र के बारे में पूरे गांव में खबर फैल जाती है। गांव वाले इसे चमत्कार मानते हैं और वो बच्चा पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। अले मेरे बेटे, तुम बड़े होकर बहुत बहादुर और ज्ञानी बनना, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम आरव रखती हूँ। इसी के साथ उस बच्चे का नाम
आरव रखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें असाधारण शक्तियां विकसित होने लगती हैं, जैसे किसी भी जानवर से बात करना, पेड़ों को छूते ही उनका फल दे देना। गणेश, सुमित्रा और बाकी गांव वाले आरव को देवी देवताओं का वरदान मानने लगे थे। आरव, बेटा आरव, कहाँ हो तुम? हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? यहाँ हो तुम? मैं कब से ढूंढ रही थी। चलकर कुछ खा ले बेटा, कब से आंगन में ऐसे ही बैठा है। माँ, ये चींटियां बता रही हैं कि तुमने सुबह से इन्हें आटा भी नहीं दिया है। पहले इन्हें आटा दे दो, फिर मैं भी खा लूंगा। अरे ऐसा कहा क्या चींटियों ने? जरूर तेरे बाबा इन्हें आटा देना भूल गए होंगे। रुक रुक, अभी दे देती हूँ, और फिर तू भी चलकर कुछ खा ले। आरव को सभी पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उससे ईर्ष्या भी करने लगे थे। उनमें से एक था गांव का जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह। वो मायावी बच्चा, उसे हर हाल में मेरा होना चाहिए। अगर इसमें सच में इतनी शक्तियां हैं, तो फिर सोचो उस बच्चे की शक्तियों के साथ मैं क्या नहीं कर सकता। ये गांव, ये लोग सब मेरे इशारों पर नाचेंगे। हर कोई मेरी ताकत का लोहा मानेगा, और वो बच्चा, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जाओ, पता करो वो बच्चा कहाँ है। मुझे उसकी हर खबर चाहिए, और याद रखना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उसे यहाँ लाने का इंतजाम करो। जाओ। लालची ठाकुर आरव की शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, और इसीलिए उसने अपने कुछ आदमियों को गणेश और सुमित्रा के घर भेजा। क्या यही है उस आरव का घर? कहाँ है वो? कहिए, क्या काम है आपको आरव से? मैं उसका पिता हूँ। उस बच्चे को हमारे ठाकुर साहब ने बुलाया है, जल्दी से उसे लेकर आओ। अरे अरे, ऐसे कैसे लेकर आ जाएं? और तुम्हारे ठाकुर साहब को हमारे छोटे से बच्चे से क्या काम है? ए, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। जितना ठाकुर साहब ने आदेश दिया है, बस उतना ही कर। देखो, जब तक तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे देते, मैं नहीं बुलाऊंगी अपने बेटे को। उन लोगों की बहस का शोर सुनकर आरव बाहर आ जाता है। कौन हो तुम लोग, और मेरी माँ से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? अब पिद्दी, तू हमें सिखाएगा कि बात कैसे करते हैं? रुक जा, तेरी तो अब खैर नहीं। दोनों आदमी आरव को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उठाकर ठाकुर के पास ले जाते हैं। पीछे पीछे सुमित्रा और गणेश भी भागे भागे आते हैं। उन्हें ऐसे परेशान होकर भागता देखकर कुछ गांव वाले भी साथ में ठाकुर के घर पहुंच जाते हैं। ओह, तो ये है वो बच्चा। ये तो दिखने में एकदम पिद्दी सा और साधारण बच्चा नजर आ रहा है। क्या इसमें सच में कोई शक्तियां हैं भी? गुस्से में आरव ने एक जोरदार घूंसा मारा। घूंसा लगते ही आदमियों ने आरव को फौरन छोड़ दिया। ये देखकर ठाकुर समझ गया कि आरव में सच में कोई तो शक्ति है। आरव भागकर अपनी माँ के पास छुप गया। ये सब क्या हो रहा है? आप हमारे बच्चे को यहाँ इस तरह से क्यों लेकर आए हैं? देखो, ये वैसे भी तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, इसलिए इसे मेरे हवाले कर दो, और बदले में मैं तुम्हें मरने तक किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये आप कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं? हमें नहीं चाहिए आपकी संपत्ति। हमें बस अपना बेटा प्यारा है, और हम इसके साथ खुश हैं। अब मेहरबानी करके दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ठाकुर राजू और सुमित्रा पर दबाव डालना चाहता था कि वे आरव को उसके हवाले कर दें, लेकिन वहाँ कई गांव वाले थे, इसीलिए उसे चुप रहना पड़ा। ये इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। अगर ये आसानी से मुझे वो बच्चा दे देते तो इन्हीं के लिए बेहतर होता, लेकिन अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ठाकुर ने ये तय कर लिया कि अब छल से वो आरव को पकड़ेगा। उसने आरव को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। अगले ही दिन उसने गांव में ये अफवाह फैला दी कि आरव अंडे से निकला
एक रहस्यमयी बच्चा है और गांव के लिए खतरा है। कई लोग ठाकुर वीरेंद्र सिंह के घर उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। यह बच्चा अंडे से पैदा हुआ है, इसलिए यह अपशगुन है। अगर इसे नहीं रोका गया तो गांव पर संकट आएगा। अरे मगर आज तक आरव की वजह से तो कोई भी संकट नहीं आया ठाकुर साहब, तो फिर अब अचानक से आप कैसे कह सकते हो? अच्छा, तो फिर हमारे गांव में पिछले 2 साल से लगातार सूखा कैसे पड़ रहा है, जबकि पहले तो सब ठीक था। ये अचानक ऐसा क्यों? ठाकुर वीरेंद्र सिंह की इस बात पर गांव के सभी लोग चुप हो गए। इतना ही नहीं, याद करो जब पिछले साल अचानक कई जानवर बीमारी से मर गए थे तो क्या देखा था हमने? आरव, हाँ वही लड़का, वो उन्हीं जानवरों के साथ खेलता था। सोचो, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस लड़के के आसपास ऐसी अजीब घटनाएं हो रही हो, उसमें जरूर कोई असाधारण बात छिपी है। वो मायावी है या कुछ और? अरे हाँ, ये बात तो एकदम ठीक कही आपने। आरव अक्सर उन जानवरों से बात करने का दावा करता था। हम सबने सुना तो था, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि उसने उन जानवरों को अपने वश में करके उन्हें बीमार कर दिया हो और फिर वो मर गए। अरे हमने तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, फिर तो गांव बड़े खतरे में है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए ठाकुर साहब? करना क्या है? अगर आज इसे नहीं रोका तो कल ये हमारे परिवारों के लिए भी खतरा बन सकता है। उसे इस गांव से बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि वो और बड़ा खतरा बन जाए। हमें उसे दूर करना ही होगा। यही हमारी और गांव की सुरक्षा के लिए एकमात्र विकल्प है। ठाकुर ने लोगों को भड़का दिया और कई लोगों की भीड़ लेकर आरव के घर जा पहुंचा। अरे ओ गणेश, बाहर आओ और अपने उस अंडे से जन्मे विचित्र पुत्र को भी बाहर लेकर आओ। शोर सुनकर गणेश, सुमित्रा और आरव बाहर आए और अचानक से इतनी भीड़ को देखकर वो घबरा गए। ये सब क्या है? आप लोग इस वक्त हमारे घर पर इतनी भीड़ क्यों जमाए हुए हैं? देखो, अब तुम्हारा ये नाटक और नहीं चलेगा। अपने इस मायावी पुत्र को अभी के अभी गांव से बाहर भेज दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? हमारा ये नन्हा सा बेटा भला कैसे मायावी हो सकता है? देखो, हमें ये सब नहीं जानना है। हम इस खतरे को अपने गांव में नहीं रहने देंगे बस। क्या खतरा? भला कैसा खतरा? ये छोटी सी जान तुम सबको कैसा खतरा पहुंचा सकता है, और वो भी अचानक से? कहीं ये सब इस ठाकुर की चाल तो नहीं है? ठाकुर भाप जाता है कि उसकी चाल पकड़ी जा सकती है, इसलिए उसने फौरन बात बदल दी और गांव वालों को भड़काते हुए कहा, ये बातें बनाकर हम लोगों को भटका रहा है। जल्दी से इसे गांव से बाहर करो, वरना अच्छा नहीं होगा। पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ो। ठाकुर के भड़काने पर गांव वाले सुमित्रा और गणेश को जबरदस्ती घर में बंद कर देते हैं और आरव को गांव के बाहर फेंकवा देते हैं। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। बचाओ, बचाओ। आरव जंगल में अकेले रो रहा था और तभी उसके सामने ठाकुर आ जाता है। आखिर मेरी चाल कामयाब हो गई और तू मेरे कब्जे में आ ही गया। अब सारी उम्र तुझे बस मेरे इशारों पे नाचना है। ठाकुर आरव को जैसे ही कैद करने की कोशिश करता है, आरव भागना शुरू करता है। उसकी रफ्तार आम लोगों से 5 गुना तेज होती है और वो कुछ ही देर में बहुत दूर निकल जाता है। भाग, कहाँ तक भागेगा तू? अब तू कहीं भी जाए, लौटकर तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। आरव भागते भागते एक गुफा के पास पहुंच जाता है। ये गुफा सुरक्षित लग रही है। जब तक माँ और बाबा मुझे लेने नहीं आते हैं,
तब तक मैं यहीं छुप जाता हूँ, वरना वो शैतान ठाकुर फिर से मुझे पकड़ने आ जाएगा। आरव जल्दी से उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर बहुत अंधेरा था, मगर एक कोने से कुछ रोशनी आ रही थी, इसलिए आरव उस रोशनी की तरफ जाता है। कुछ दूर जाकर वो देखता है कि कोई साधु वहीं बैठकर साधना कर रहे थे। असल में ये वही साधु थे जिन्होंने गणेश और सुमित्रा को वो सुनहरा अंडा दिया था। आओ बेटा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आप मुझे जानते हैं बाबा? हाँ बेटा, मैं तुम्हें खूब अच्छे से जानता हूँ। तुम कोई आम बालक नहीं हो, बल्कि एक दिव्य वरदान हो, और तुम्हें इस धरती को बुराई से बचाने के लिए ही ये जन्म मिला है। क्या सच में बाबा? तो क्या मुझ में शक्तियां भी हैं? हाँ बेटा, और वो भी असीमित। तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके शापित आत्माओं को सबक सिखा सकते हो। शापित आत्मा? कैसी शापित आत्मा बाबा? ठाकुर वीरेंद्र, वही जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो एक शापित आत्मा है जो अंधकार की शक्तियों के लिए काम कर रहा है, और वो तुम्हें भी इसीलिए सता रहा है ताकि तुम्हारे जरिए वो अपने बुरे इरादों पे काम कर सके। आरव पर साधु की बातों का बहुत गहरा असर हो रहा था और उसे अपनी शक्तियों का एहसास भी हो रहा था। धीरे धीरे उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा आने लगती है। आरव, तुम्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। उसके बाद वो ठाकुर ही क्या, कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। साधु का ये वचन आरव के लिए किसी मंत्र से कम नहीं थे। उसके अंदर अब एक नया ही आरव जन्म ले चुका था। बाबा को प्रणाम करके आरव गुफा से बाहर निकला। अब उसके मन में ठाकुर का डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही हिम्मत थी। अब वो ठाकुर वीरेंद्र सिंह मुझे नहीं ढूंढेगा, बल्कि मैं खुद उसे ढूंढकर उसका अंत करूंगा। आरव ठाकुर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। इत्तेफाक से सुमित्रा और गणेश भी वहीं मौजूद थे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। हम उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ हाँ, बस एक बार बता दीजिए वो कहाँ है और कैसा है। माँ बाबा, मैं यहाँ हूँ। आरव को देखकर सुमित्रा और गणेश बहुत खुश हो जाते हैं। अरे देखो तो कौन आया है, ये तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। अब तो मुझे फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठाकुर अपने आदमियों को इशारा करता है और उसके आदमी आरव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। आरव एक झटके में सबको चित्त कर देता है। ये देखकर ठाकुर, सुमित्रा और गणेश सभी दंग रह जाते हैं। बस बहुत हुआ ठाकुर, अब तेरा अंत आ गया है। ठाकुर अब समझ गया था कि आरव को उसकी सारी शक्तियाँ मिल गई हैं और अब उसकी खैर नहीं है, इसलिए वो सब कुछ वहीं छोड़कर वहाँ से भागने लगा। लेकिन आरव ने उसका पीछा किया और रफ्तार में तेज होने के कारण आरव ने उसे पकड़ लिया। अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं गांव छोड़कर ही चला जाऊंगा। तुम्हें या तुम्हारे परिवार को फिर कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। छोड़ दो मुझे। गांव नहीं, तुझे तो अब ये दुनिया छोड़कर ही जाना होगा, तभी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। इतना कहकर आरव ने ठाकुर का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। ठाकुर ने बहुत कोशिश की, मगर आरव के छोटे छोटे हाथों की पकड़ को छुड़ा नहीं पाया और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। इसी के साथ बुराई का अंत हुआ। तुझ जैसे शापित आत्मा को भी मेरे हाथों से ही मुक्ति मिलना लिखा था। इसे भी ईश्वर की कृपा समझना, वरना तूने इतने पाप किए हैं कि इतनी जल्दी तुझे मोक्ष मिलना भी संभव नहीं था। आरव इसके बाद वापस अपने माँ और बाबा के पास लौट गया और उन्हें साधु बाबा के मिलने से लेकर ठाकुर के अंत तक की सारी कहानी सुना दी। गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने आरव से माफी मांगी।